नमस्कार, सत्ता के संग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वर्षा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पश्चिम के 11 जिलों की 58 सीटों पर पहले चरण का मतदान जारी है। इसमें मेरठ मंडल, आगरा मंडल की प्रमुख सीटें हैं। नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, बुलंदशहर में चुनाव जारी है। आप 11 तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। इस वक्त मतदान स्थलों की ये तस्वीरें हैं। 11 तस्वीरों में जहां पर लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। इस बार विकास के मुद्दे पर वोट किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। हालांकि सुबह 7 बजे से ये मतदान शुरू हुआ है और उत्तर प्रदेश में फिलहाल मौसम खराब था। उसके बाद से लोगों का हुजूम कम देखने को मिला। मतदान के लिए लोग कम पहुंच रहे थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था वैसे वैसे मतदान के लिए भी लोग बड़ी संख्या में पहुंचे और इस दौरान कई जगहों पर हमें ईवीएम मशीन खराब होने की शिकायतें भी निकलकर सामने आई और कहीं कहीं पर बहिष्कार भी किया गया। वहां के जो वोटर्स हैं उन्होंने कहा कि पुल और रोड नहीं तो वोट नहीं। तो ऐसी तमाम तस्वीरें उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आ रही हैं जहां पर मतदान प्रभावित हुआ है, चाहे वो ईवीएम खराब होने की वजह से हो या फिर बहिष्कार की वजह से। लेकिन अगर बात की जाए 11 जिले की 58 विधानसभा सीटों पर तो लगातार यहां पर मुकाबला दिलचस्प नजर आ रहा है और यहां पर 623 उम्मीदवार मैदान में हैं और 2 करोड़ वोटर्स आज इन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे और इसका नतीजा हमें 10 मार्च को पता चलेगा। फिलहाल मुकाबला काफी कड़ा माना जा रहा है क्योंकि लगभग हर सीट पर मुकाबला दिलचस्प है। कुछ हॉट सीटें भी हैं। शामली की अगर बात की जाए तो यहां पर कुल विधानसभा सीटें 3 हैं, जिसमें 2017 की बात की जाए तो इस पर 2 पर बीजेपी और 1 पर सपा प्रत्याशी की जीत हुई थी। अगर हापुड़ की बात की जाए तो यहां पर भी कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर 2017 में 2 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने जीत दर्ज की थी। और सियासत का शंखनाद अब शुरू हो गया है। 10 फरवरी को पहले चरण की वोटिंग है। कई दिग्गजों की किस्मत जो है वो दांव पर है। बता दें आपको 11 जिलों की 58 सीटों पर 2017 में बीजेपी ने 58 में से 53 सीटों पर कब्जा किया था। मृगांका सिंह बीजेपी से कैराना विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं। नाहिद हसन सपा आरएलडी गठबंधन से सामने हैं और राजेंद्र उपाध्याय बहुजन समाज पार्टी से, तो वहीं मोहम्मद अखलाक कांग्रेस से प्रत्याशी बनाए गए हैं। बागपत विधानसभा सीट की तो योगेश धामा बीजेपी से, नवाब अहमद हमीद सपा आरएलडी गठबंधन से इस बार मैदान में है। बहुजन समाज पार्टी से अरुण कंसाना और अनिल देव त्यागी कांग्रेस से मैदान में है। और सरधना विधानसभा सीट की बात की जाए तो संगीत सोम बीजेपी से, अतुल प्रधान सपा आरएलडी से सामने है। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो से एग्जीक्यूटिव एडिटर अमरजीत सिंह जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले तो मैं बहुत स्वागत करती हूं आपका। सर देखिए, 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर चुनाव भी है और ऐसे में हम देख रहे हैं कि अगर बात की जाए 11 बजे तक तो लगभग 22% मतदान हुआ है। तो इस बार क्या लगता है आपको, 2022 की बाजी कौन मारने वाला है और आज का जो मतदान है उसे कैसे देखते हैं आप? ये देखिए, अभी हाल फिलहाल में जो 22% का जो आंकड़ा आया है, मुझे लगता है कि अभी वोटिंग परसेंटेज कुछ कम है। अभी चुनाव आयोग दोबारा जब जारी करेगा जो हाल फिलहाल में 2 बजे तक का, मुझे लगता है दोबारा जब परसेंटेज आएगा, उम्मीद की जा रही है क्योंकि थोड़ी सर्दियों का दिन है, सुबह मौसम भी थोड़ा अच्छा नहीं था और ज्यादातर लोग सुबह के टाइम की जगह मुझे लगता है दोपहर में ज्यादा वोट करने जाएंगे। इसलिए 11 बजे के बाद मुझे लग रहा है जो अब अगला आंकड़ा आएगा उसमें थोड़ा सा बढ़ चढ़ कर भाग लेते हुए नजर आएंगे। हालांकि कई पोलिंग बूथ्स पे लोगों की नाराजगी भी दिखी, वोट का भी उन्होंने वोट न करने का भी निर्णय लिया। कई जगह मशीनें गड़बड़ हुई, कई जगह सपा और भाजपा के प्रत्याशियों का आपस में झगड़ा भी हुआ कि गलत ढंग से वोट डाले जा रहे हैं। कई 2-3 ऐसे पोलिंग स्टेशंस भी आए जहां पे लाइट नहीं थी, लोग मोबाइल की टॉर्च जला के वहां पे वोटिंग कर रहे थे। तो ये सारी चीज सुबह के टाइम थी। मुझे लगता है कि अब जो वोटिंग परसेंटेज आएगा, मुझे लगता है अगला आंकड़ा जो आएगा वो काफी अच्छा होने वाला है। और रही बात कि किसका पलड़ा भारी, अगर हम इसकी बात करें तो
देखिए 58 सीटों में से 53 बीजेपी की रही है। जाहिर तौर पे प्रेशर बीजेपी पे ही है ज्यादातर, और उन्होंने ज्यादातर अपने कैंडिडेट्स को कंटिन्यू किया है। कुछ ही कैंडिडेट्स को है जिनको नहीं, क्योंकि बड़े शेयर शॉट उनके मंत्री थे, वहां से 9 मंत्री ऐसे थे इन सीटों में जो वहां से मौजूद हैं। तो जाहिर तौर पे बीजेपी की ज्यादा साख यहाँ पे लगी हुई है, और हम इससे भी नहीं नकार सकते कि कई ऐसे ये जो क्षेत्र हैं ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, और इसमें जो सपा है वो बहुत ही स्मार्टली उन्होंने टिकट दिया है जी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में अभी हम कोई वो नहीं कर सकते कि जब तक हमें ये वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा अगर दिखेगा तब हमें पिक्चर थोड़ी सी क्लियर होगी कि किन किन क्षेत्रों में ज्यादा वोटिंग हुई है, तब जाके थोड़ी स्थिति स्पष्ट होना शुरू होगी। बिल्कुल अमरजीत जी, और जिस तरह से देखिए 58 जो विधानसभा सीटें हैं उसमें पिछली बार 2017 में 53 पर बीजेपी थी, और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी महज 2-2 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। लेकिन इस बार लगता है कि वही उसी करेज के साथ मैदान में उतरी है समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन, और इस बार ये ठान लिया है कि बीजेपी को हराना है, क्योंकि कई बार जो राजनीतिक दल हैं उनके नेताओं की तरफ से भी यही ट्वीट किया जा रहा है कि आप इस देश से डर को भगाओ, वोट करो और खुद मैदान में हमें समर्थन दो ताकि हम इस पूरे देश से डर को भगाएं। और जिस तरह से बीजेपी भी ये दावे करती है कि लॉ एंड ऑर्डर वहां पर सुधरा है, लेकिन कांग्रेस और विपक्षी दलों की तरफ से हमेशा यही कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं अभी सुरक्षा के लिहाज से पिछड़ा हुआ है। ये देखिए कुछ कुछ जगहों पे अगर दोनों पार्टियों की बात करें तो उनके जो स्टेटमेंट्स हैं बिल्कुल उसमें काफी वास्तविकता भी है। अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो जो ये बेल्ट है, और आपको बताएं कि यहाँ पे वास्तव में काफी माहौल जो है लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा चुनौती भरा रहता था, वो काफी सुधार देखने को मिला है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वहीं अगर हम देखें मौजूदा सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज ये है कि एक तो किसान आंदोलन, दूसरा लखीमपुर जो कांड हुआ था, उसके बाद मुस्लिम बाहुल ये क्षेत्र है, और सपा जिस तरह से यहाँ पे प्ले कर रही है, जिस आपको बता दें कि 30% ज्यादा जहाँ पे मुस्लिम वोटर्स हैं वहां पे उन्होंने इस पूरे चुनाव में जो टिकट बांटे हैं वो बहुत स्मार्टली बांटे हैं। 50 लगभग कैंडिडेट्स को उन्होंने दिया है, और अगर हम जो आज 58 सीटों पे बात करें तो वहां पे सपा ने 11 मुस्लिम कैंडिडेट्स को दिया है। वहीं अगर हम कंपैरिजन में भाजपा की बात करें तो केवल 2 मुस्लिम कैंडिडेट्स को उतारा है। तो यहाँ पे ओवरऑल जो समीकरण है उसको देखते हुए पूरी कोशिश कर रही है सपा, और क्योंकि भाजपा की ये एग्जिस्टिंग ज्यादातर सीटें थी, 58 में से 53 थी, तो वो अब कोशिश कर रहे हैं कि जो गर्मा गर्म मुद्दे थे जिसको सपा कैच करना चाह रही थी, चाहे वो लखीमपुर कांड हो चाहे किसान आंदोलन हो, उसको सुधारने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही सहारनपुर की जो रैली थी उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी आए थे, तो उन्होंने गन्ना किसानों को मजबूत करने की बात कही। तो लगातार जो दोनों पार्टियां हैं वो कोशिश कर रही हैं, लेकिन एक चीज तो स्पष्ट है कि इस चुनाव में अभी जैसे आज पहला चरण शुरू हुआ है, सपा और भाजपा ही मेजरली देखें तो आमने सामने नजर आ रही है। बिल्कुल, और इस बार पश्चिमी यूपी में क्योंकि आरएलडी का जो वोट बैंक है जाट उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके में, तो कहीं ना कहीं मजबूत माना जाता है। लेकिन 2017 में जो मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था उसके बाद से जो जाट वोटर है वो बीजेपी की ओर उसका झुकाव हो गया और 2017 में समर्थन मिला था। लेकिन इस बार क्योंकि आरएलडी से जयंत चौधरी पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन भी है, तो ऐसे में इस बार जयंत चौधरी के लिए आप क्या समझते हैं कि किस तरह से उनके सामने चुनौती होने वाली है? क्योंकि उनका जो हर एक कदम है वो उनके राजनीतिक करियर पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालेगा। देखिए इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन और इसी चीज को भुनाने के लिए बीजेपी ने कोशिश भी की थी, जयंत चौधरी को अपनी तरफ लाने की कोशिश की थी, लेकिन वो अपने एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया, मैं कोई चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा, और इस तरह से उन्होंने क्लियर कर दिया था कि वो जो उनका गठबंधन है वो पूरी तरह से सपा के साथ है। और इससे पहले भी जो आरएलडी के साथ जब गठबंधन हुआ था तो सपा को बहुत फायदा इससे पहले के चुनाव में भी देखने को मिल चुका है। तो मुझे लगता है कि जयंत चौधरी और जो जाट, स्पेशली अगर हम जाट किसानों की बात करें, वो जो है वो एक डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा, क्योंकि मुस्लिमों के साथ अगर जाट का भी वोट बैंक मिलेगा तो यहाँ जो सपा पिछली बार सिर्फ 2 सीट निकालने में कामयाब हुई थी 58 में से, तो मुझे लगता है कि इस बार अगर वो जिस तरह से अपने टिकट्स के बंटवारे को किए हैं और जो अपोजिशन के जो
उनकी जो खामियां थी उसको अगर एनकैश करवाने में कामयाब रहेंगे, और साथ ही जयंत चौधरी का साथ और जो ये आरएलडी का जो गठबंधन उन्होंने किया है, मुझे लगता है इस बार सपा को जरूर ज्यादा सीटों का फायदा देखने को मिलेगा, सीटों में इजाफा अपने को देखने को मिलेगा। और बिल्कुल अमरजीत जी, क्योंकि किसान आंदोलन एक ऐसा मुद्दा है जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को प्रभावित किया, साथ ही साथ पश्चिमी यूपी को। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कृषि कानून वापस लिया था, और हमने देखा भी है कि लगातार समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आरएलडी हो, सरकार पर हमलावर थे कि किसानों की हितैषी नहीं है, किसानों को इससे नुकसान होगा। लेकिन जिस तरह से वो कानून वापस लिया, उसके बाद से एक संदेश देने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी की तरफ से की गई है कि ठीक है, अगर आपको इस चीज आपको ये लगता है कि ये किसानों के हित में नहीं है, तो हम इसे वापस ले रहे हैं। जी देखिए, किसानों का तो एक अहम मुद्दा था ही, क्योंकि ये जो लहर थी ये पूरे देश में, एक तरह से कहें कि पूरे देश में फैल चुकी थी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो किसानों का अच्छा खासा बोलबाला है। मैं आपको बता दूं, आंकड़ों के हिसाब से तो लगभग 70% आबादी ऐसी है जो कृषि पे निर्धारित है, जो कि एक बड़ा आंकड़ा होता है। वहीं पे अगर हम भले ही जाटों की भी बात कर रहे हैं, ये भी एक तरह किसानी है, ज्यादातर वहां की जो आबादी है वो किसान। और जब ये किसान आंदोलन हुआ तो एक जो कह रहे हैं नेगेटिव वेव वो उड़ी, और जाहिर तौर पे जो मौजूदा सरकार है उसके ही खिलाफ ये सारी चीजें जाएंगी, तो उसी को कैश करने में जयंत चौधरी भी लगे हुए हैं, सपा भी लगी हुई है। लेकिन लगातार सरकार का देखा गया है कि वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले अमित शाह भी कुछ दिनों पहले ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही भाग में गए थे, जहां उन्होंने रेट कुछ बढ़ाया था, गन्ना खरीदी के रेट जो हैं वो थोड़े से बढ़ाए थे, उन्होंने 350 तक कर दिया था, 325 से। और इसके अलावा जैसे आज सहारनपुर में भी प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि गन्ना किसानों को हमें मजबूत करने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी का फोकस है, उन्हें बिल्कुल अच्छी तरह पता है कि किसान वर्ग एक बड़ा यहाँ पे है, और उनको अगर हम नहीं साधने में कामयाब होंगे तो हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी कार्यालय से वरिष्ठ संवाददाता एसपी त्रिपाठी जी लाइव जुड़ गए हैं। त्रिपाठी जी, क्योंकि आज बड़ा दिन है, लोकतंत्र का महापर्व है, किस तरह की तस्वीरें अभी उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है? बीजेपी कार्यालय में किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? सम्राट राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सारे बड़े नेता दौरे पे हैं और बाहर गए हुए हैं। बीजेपी कार्यालय में इक्का दुक्का लोग, मतलब उस तरह जो भीड़ होनी चाहिए उस तरह भीड़ नहीं है, इक्का दुक्का लोग आ जा रहे हैं। आज जो 58 सीटों पे, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 58 सीटों पे जो चुनाव हो रहे हैं, यही बीजेपी के लिए यही चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि किसान आंदोलन, जैसा अमरजीत बता रहे थे कि किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ रहा था। और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, क्योंकि सपा समाजवादी पार्टी से इसका गठबंधन भी है तो राष्ट्रीय लोकदल का, तो इसमें पिछले 2017 के मुकाबले ये इस बार बीजेपी को ज्यादा टफ जाएगा, क्योंकि सपा और आरएलडी दोनों है। तो ऐसे में जाट मतदाता अगर जयंत चौधरी के कारण सपा में या आरएलडी में जाते हैं तो बीजेपी को थोड़ी मुश्किल होगी। लेकिन यहाँ ये मैं बता दूं कि जैसा कि माना जा रहा है कि जयंत चौधरी के चले जाने से जाट मतदाता पूरे से पूरे सपा में चले जाएंगे, ऐसा है नहीं। क्योंकि वहां पे जो आरएलडी मजबूत थी वो इस कारण मजबूत रहती थी क्योंकि मुस्लिम और जाट मतदाताओं का एक तरह से गठबंधन था, वो एक साथ जाते थे दोनों। लेकिन इस बार क्योंकि मुजफ्फरनगर में जिस तरह से जो सांप्रदायिक तनाव हुआ था 2014-15 में पिछला, तो उसके कारण मुस्लिम और जाट मतदाता अलग हो चुके हैं। तो निश्चित तौर पे बीजेपी के साथ काफी जाट वोटर भी जा रहे हैं। आपको एक और बता दूं, महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, अभी तक का जो परसेंटेज, अगर वोट परसेंटेज कम होता है तो यह भारतीय जनता पार्टी यानी सत्ताधारी दल के लिए मुश्किल होगा। वोट परसेंटेज अगर 70 के करीब और उससे ज्यादा जाता है तो भाजपा के लिए राह आसान होगी। इस समय मैं बता दूं कि मेरठ में 18.54% वोट हुआ है, बागपत में 22.30 है, गाजियाबाद में 18.24 है, हापुड़ में 22.80 है, गौतम बुद्ध नगर में 19.23% है, बुलंदशहर में 21.62 है, अलीगढ़ में 17.9 है, मथुरा में 27, मथुरा में सबसे ज्यादा अभी तक वोट परसेंटेज, ये मैं आपको बता रहा हूँ 12 बजे के आसपास का वोट परसेंटेज। आगरा में 20.30 है, शामली में 22.83 है और मुजफ्फरनगर में 22.65 है। मुझे जो जानकारी और मिली है उस जानकारी के अनुसार जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है उनमें मतदान ज्यादा प्रतिशत, वहां ज्यादा मतदान हुआ है। ये भाजपा के लिए थोड़ा सा परेशानी का सबब बनेगा। और इन 58 सीटों पे जहां, क्योंकि पिछली
पिछली बार 53 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, बाद में 2 उपचुनाव हुए थे, वो भी भाजपा ने जीत लिए थे। तो ऐसे में टोटल 55 सीटें भाजपा के पास है वहां। अभी इसमें ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को खोने के लिए बहुत कुछ है सत्ताधारी दल को, लेकिन समाजवादी या आरएलडी को खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि उनके पास टोटल 3 सीटें हैं और ज्यादा से ज्यादा वो बढ़ेंगी ही। इसमें जो 58 सीटों पे चुनाव हो रहा है, इसमें 8 मंत्रियों के भी दांव लगे हैं, उनकी किस्मत दांव में लगी हुई है, जिसमें सुरेश राणा है, कपिल देव अग्रवाल मुजफ्फरनगर से हैं, दिनेश खटीक हस्तिनापुर से हैं, अतुल गर्ग गाजियाबाद से हैं, आपके अनिल शर्मा शिकारपुर से है, संदीप सिंह, ये संदीप सिंह वो है कल्याण सिंह के नाती और इनके पिताजी सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी से। ये संदीप सिंह असरौली से लड़ रहे हैं और उनके सामने वीरेश यादव हैं बसपा से और डॉक्टर ओमवीर सिंह बसपा से हैं और वीरेश यादव समाजवादी पार्टी से हैं। इनके अलावा श्रीकांत शर्मा ऊर्जा मंत्री हैं, इनकी भी किस्मत दांव पे लगी है, ये मथुरा से हैं। इनके विरोध में जो बहुजन समाज पार्टी के एसके शर्मा है, वो काफी बड़ी टक्कर दे रहे हैं उनको। देवेंद्र अग्रवाल की सपा से हैं, वो भी हैं। इनके अलावा जीएस धर्मेश ये आगरा कैंट से चुनाव लड़ रहे हैं और उत्तराखंड की जो राज्यपाल रही है बेबी रानी मौर्य, वो आगरा ग्रामीण से चुनाव लड़ रही है। तो इस ऐसे इसमें 8 मंत्री भी चुनाव लड़ रहे हैं जिनका किस्मत दांव पे लगी हुई है। अभी तक का जो वोट परसेंटेज है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए संतोषजनक नहीं है, क्योंकि इस समय बच गए हैं लगभग 2 सवा 2 बज रहे हैं। अभी लेटेस्ट आंकड़ा तो नहीं आया है, लेकिन इसके पहले का जो आंकड़ा है 12 बजे का, वो टोटल प्रतिशत अगर बोला जाए तो 20.93% वोटिंग हुई है। ये अच्छा नहीं, हालांकि गर्मी ठंड का मौसम है, लोग हो सकता है सुबह सुबह वोट डाले ना निकले, लेकिन अब दोपहर हो चुकी है तो ज्यादातर मतदान, चूंकि उन क्षेत्रों में अवकाश घोषित है जहां मतदान होना है, तो ज्यादातर मतदान पुलिस दोपहर के ही उसमें होगा। हालांकि 1 घंटे का ज्यादा समय भी बढ़ा दिया गया है, पहले 5 बजे तक मतदान हुआ करता था, अब उसको 6 बजे तक कर दिया गया है। तो ये लगभग हमको 4 बजे के आसपास काफी कुछ एक संकेत मिल जाएगा कि वोट प्रतिशत कितना है। और वोट प्रतिशत जैसा मैंने पहले आपको बताया है, नाराज जो मतदाता होते हैं वो जब सरकार से नाराज होते हैं तो वोट डालने पहुंच जाते हैं, लेकिन और जो समर्थक होते हैं वो पहुंचते हैं, लेकिन जो तटस्थ मतदाता होता है, जो जिसको बहुत ज्यादा राजनीति का मतलब नहीं है, तटस्थ मतदाता होता है, उसको वोट डलवाने और वही वोट जो फिक्स होता है वही परिणाम प्रभावित करता है। तो तटस्थ मतदाता कितने पहुंचेंगे ये दोपहर के समय मालूम पड़ेगा। और लगभग 4 साढ़े 4 बजे का अगर 70% के आसपास मतदान होता है तो भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल त्रिपाठी जी, और अगर बुलंदशहर की इस वक्त बात की जाए, माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, इस वक्त अगर बुलंदशहर की बात की जाए तो 25% मतदान वहां पर हुआ है। और इसी को लेकर हमारे संवाददाता संजीव भटनागर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजीव, अभी फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल रहा है, कितने प्रतिशत मतदान अभी तक हो पाया? जी मैं आपको बता दूं, बुलंदशहर जिले की 7 विधानसभा का जो मतदान प्रतिशत है लगभग 1 बजे तक का 39.50 है। लगातार जो अभी 1 बजे तक का आंकड़ा है, लेकिन जिस तरीके से बूथों पर महिलाओं की पुरुषों की लाइन लग रही है तो ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और लगभग 6 बजे के बाद जो अनुमान लगाया जा रहा है तो 60 या 62% ये पोलिंग होने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन लगातार जो नाराज वोटर हैं उन्हें भी लगातार वो अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और वोट डालने में लगातार जुटे हुए हैं। कहीं ना कहीं भाजपा को जिस तरीके से किसान आंदोलन, सर ने सही कहा है कि जिस तरीके से किसान आंदोलन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी फैक्टर है कि ये भाजपा के लिए कहीं नुकसानदेह ना हो जाए। जी बिल्कुल संजीव, अगर बात की जाए पूरे बुलंदशहर की तो क्या कुछ ऐसी भी खबरें निकलकर सामने आ रही कि कहीं पर ईवीएम खराब हुई हो, साथ ही साथ जो वहां के मतदाता हैं उनमें बहिष्कार का किसी तरह का खबरें निकलकर सामने आई हो? जी बिल्कुल, डिवाई क्षेत्र का एक मामला है जहाँ पर के लिए वोट के लिए बहिष्कार का कर दिया था, लेकिन जो वहाँ के प्रत्याशी हैं वहाँ पर भाजपा प्रत्याशी मौके पहुंचते हैं, अधिकारी मौके पहुंचते हैं और उन्हें आश्वासन देते हैं कि जो काम पिछली योजना में नहीं हो इस योजना में करा देंगे। लेकिन जो वोटर है, जो गांव के वोटर है, वो भाजपा नेताओं पर विश्वास करने को तैयार नहीं है, लेकिन अधिकारियों के मनाने के बाद वह वोट डालने के लिए तैयार हो गए। लगातार ईवीएम की भी लगातार कई शिकायतें आ रही हैं, खराब होने की शिकायतें हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रशासन को सूचना मिलती है तुरंत उसको ठीक कराने का प्रयास कर दूसरी ईवीएम की व्यवस्था कर दी जाती है। जी
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संजीव हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और वरिष्ठ संवाददाता एसपी त्रिपाठी जी हमारे साथ लगातार लखनऊ से जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी, जिस तरह से जिक्र कर रहे थे कि 9 मंत्रियों की दाव यहाँ पर प्रतिष्ठा पर दाव लगा हुआ है, तो ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण श्रीकांत शर्मा की बात की जाए, क्योंकि मथुरा शहर से वो चुनाव लड़ रहे हैं, और ऐसे में जब प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ था, जो एसके शर्मा है वो बीजेपी से बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुआ और उनकी तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे कि लोगों में नाराजगी है, श्रीकांत शर्मा को लेकर लोगों से मिलते नहीं हैं, उनकी सुनते नहीं हैं। ऐसे में ये आरोप कितने कारगर साबित होंगे और साथ ही साथ क्या लगता है कितना प्रभाव इसका इस बार चुनाव में हमें देखने को मिलेगा मथुरा शहर से? देखिए वर्षा, जो इस तरह के आरोप है, जो चुनाव का सत्ताधारी दल में जो होता है, मंत्री होता है, उससे इस तरह के आरोप लगना स्वाभाविक है। कुछ ही ऐसे निर्दलीय नेता होंगे तो सत्ता में रहते हुए उन पर किसी तरह के आरोप न लगे। निष्क्रियता का आरोप लगना या लोगों से मिलना नहीं, विकास को लेकर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन श्रीकांत शर्मा एक बड़ा नाम है भारतीय जनता पार्टी में और मथुरा से चुनाव लड़ रहे हैं। मथुरा ग्रामीण से बेबी रानी मौर्य भी चुनाव लड़ रही है। तो जैसा कि माना जा रहा है, पिछली बार मथुरा पे 3 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था, 1 पे कांग्रेस का कब्जा था, 1 पे समाजवादी पार्टी आई थी। तो ऐसी स्थिति में वहां मैंने, जैसा कि पहले मैंने कहा है कि भाजपा के लिए होने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन विपक्ष को होने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसके पास कुल 3 सीट है। उसके निश्चित तौर पर वो बढ़ेंगे ही। मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर ये परिणाम जो आएंगे वो ये बताएंगे कि किसान आंदोलन या 3 किसान बिल से सत्ताधारी दल यानी भाजपा से कितने मतदाता नाराज है, और साथ में दूसरा ये परिणाम बताएगा, जो भी परिणाम आएंगे, कि मुस्लिम और जाटों का गठजोड़ फिर से हो गया है या नहीं। जैसा कि जो अखिलेश सरकार में जिस तरह सांप्रदायिक मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक तनाव हुआ था, उस तनाव के बाद जाट और मुस्लिम मतदाता बिल्कुल अलग अलग हो गए हैं। तो क्या फिर से ये जुड़ गए हैं? ये 2 चीज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ये जो चुनाव 58 सीटों के चुनाव हो रहा है, ये बताएंगे कि राजनीति किस करवट बैठ रही है। एक और मैं बता दूं, आपने 9 बताया कि 9 मंत्री दांव में, ये 8 मंत्री दांव में लगे हुए हैं, उनका भविष्य दांव पे लगा हुआ है। लेकिन इसमें कैराना से मृगांगा सिंह जो बड़ा चेहरा, विधायक है, मंत्री नहीं, लेकिन बड़ा चेहरा है। इसी तरह पंकज सिंह राजनाथ सिंह के बेटे हैं जो नोएडा चुनाव लड़ रहे हैं, ये भी बड़ा चेहरा है। इनके अलावा रानी पक्षालिका जो आगरा की वाह विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही है, ये भी अपने आप बड़ा चेहरा माना जा रहा है कि अगर इस बार सरकार बनती है तो मंत्री बनेंगी। और बेबी रानी मौर्य ये भी बड़ा चेहरा है, ये मंत्री नहीं है। तो कुल 8 मंत्री और ये 4 ऐसे बड़े चेहरे हैं जो 58 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित तौर पे बहुत महत्वपूर्ण चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। अभी जैसा कि आपने कहा, अभी हमको जानकारी अभी मिली है, उसमें लगभग 40% मतदान हो चुका है, यानी मतदान अच्छा जा रहा है। 40% मतदान हो गया है। अब ये मतदान 4 बजे तक बहुत तेजी से बढ़ेगा। 4 बजे से 5 बजे के बीच में थोड़ा सा घटेगा। उसके बाद जो मतदान केंद्र होता है, जो भी मतदाता होते हैं, अगर वो बाउंड्री के अंदर आ जाते हैं, प्रोमाइसेस में आ जाते हैं, तो उनका मतदान चलता रहता है। उसके बाद प्रोमाइसेस पे रोक दिया जाता है। तो हो सकता है वो 6 बजे का जो समय दिया है 7 बजे तक ही चला जाए, क्योंकि अगर मतदान केंद्रों तक वो पहुंच गए। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए, सत्ताधारी दल के लिए, योगी सरकार के लिए, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो सके, जो भाजपा के लिए बेहतर होगा, और विपक्ष के लिए परेशानी का सबब बनेगा। वर्षा, बिल्कुल। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड